सुनना चाहती है वो केवल एक कवि है जिसका नाम है डॉक्टर हरिओम पवार। अब मैं देखना चाहता हूं कितने लोग उन्हें इस समय पर सुनना चाहते हैं। जरा हाथ ऊपर करके 2 मिनट तक, जब तक श्रद्धेय पवार जी माइक पर नहीं आए, आप जरा जोरदार तालियां बजाइए हम सबके प्रिय कवि डॉक्टर हरिओम पवार। मैं सबका अभिवादन करता हूं। हमारे सब कवि मित्रों की कोशिशों के बाद भी आप नहीं गए। प्रयास तो किया गया कि आपको भेज दिया जाए। जो पीछे के लोग हैं आ जाएं आगे, मेरे कहने से आ जाइए। शशिकांत के कहने से आने की जरूरत नहीं थी। हमारे यहाँ यादवों की नहीं सुनी जाती। प्लीज आगे आ जाइए। मुझे सांसद जी ने बहुत पैसा दिया है और मैं उसे बिना हलाल किए जाऊंगा तो मुझे लगेगा कि मैंने गुनाह किया है राम की धरती पर आकर। मुझे कई बार लगता है, और अमित जी ने मुझे बीच में टोका भी था, कि अगर मुझे सुनने के लिए लोग थोड़े से ही रहते हैं तो मुझे पैसा मांगने का हक है नहीं। उन्होंने कहा था आज बीच में पढ़ दो। मैं इन कवियों पर तरस खा के उनके प्रस्ताव को मैंने नकार दिया। लेकिन अब मैं सोच रहा हूं मैंने गलती की। अगर मैंने पढ़ दिया होता तो ना तो आज हमारा प्रियांशु गजेंद्र हमें प्यार की क्लास सिखाता। कितना लंबा लेक्चर, क्लास का पूरा ही है। आज तो शशिकांत जी ने भी पूरा ज्ञान दिया आपको। और आ जाइए पीछे से थोड़ा सा। एक मैं आज्ञा मांगता हूं आपसे, मेरे घुटने में चोट लगी हुई है, मुझे बैठ के पढ़ने की इजाजत आप दे दीजिए। प्रियांशु ने दे दी। स्वागत भैया। हाँ, एक कुर्सी और आया बस। अब आप जब तक चाहेंगे, मुझे अंदाजा हो जाता है जब जनता नहीं सुनना चाह रही होती है उस समय कविता नहीं सुनानी चाहिए, मुझे इसका अंदाजा है। आप जब तक चाहेंगे सुनना, मैं तब तक आपको सुनाता रहूंगा। आपके सांसद जी सचमुच जितनी उनकी प्रशंसा की जाए कम है। कोई सांसद जनता के बीच बैठकर रात भर कविताएं सुन ले तो उसकी संवेदनशीलता को प्रणाम करना चाहिए सारे कवियों। ये श्रद्धेय अटल जी का जन्म दिवस 25 दिसंबर, उनके जन्मदिन पर जब वो प्रधानमंत्री थे तब भी मैंने हर साल उनके जन्मदिन पर कविता पाठ किया है। वो एक कवि सम्मेलन किया करते थे और उसमें कविता पाठ मैंने किया है बहुत बार। मेरा उनसे इतनी मेरी यादें जुड़ी हुई हैं, मैं अपने को रोक नहीं पा रहा। बस एक संस्मरण, वो 13 महीने के प्रधानमंत्री रह चुके थे, उनको मेरठ किसी कार्यक्रम में आना था। मुझे पता चला कि साहब मेरठ आएंगे तो मैंने फोन किया कि मेरे घर चाय पीने का आपने वादा कर रखा है, आप मेरे घर चाय पिएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा इस बार कार्यक्रम बहुत व्यस्त है और मैं जितना टाइट प्रोग्राम है उसमें शायद मैं आ नहीं पाऊंगा, तो मुझसे मिलने के लिए वहीं यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम था तो वहीं आ जाना। तो मैंने कहा ठीक है साहब। लेकिन आधे घंटे बाद ही मेरा एसडीएम मेरे घर आया और उसने कहा साहब वाजपेयी साहब आपके यहाँ चाय पीने आएंगे, लेकिन आप तो इतने छोटे से घर में रहते हैं, इस गली में से उनकी गाड़ी हम कैसे लाएंगे, सिक्योरिटी के कारण हम उनको यहाँ ला नहीं सकते, आप उनसे मना कर दीजिए। मैंने कहा मैं मना कैसे करूं, मुझसे तो हाँ ही नहीं की उन्होंने, मुझसे तो वो खुद ही मना कर चुके, तो मैं उनसे क्या मना करूं। उसने कहा नहीं साहब प्लीज हम यहाँ ला नहीं सकते उनको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद डीएम साहब ने मुझे फोन किया कि पवार साहब जिद मत करना, हम उनको आपके घर नहीं ले जा सकते। तो मैं उनसे यूनिवर्सिटी मिलने गया तो मुझसे जाते ही बोले तुझे कब सम्मेलन में पैसे नहीं मिलते क्या, इतने छोटे से मकान में रहता है जहां मेरी गाड़ी नहीं जा सकती थी सिक्योरिटी के साथ। मैंने कहा जी मैं बड़े मकान का क्या करूं, हूं तो मैं भी आप ही के जैसा।
आपको तो प्रधानमंत्री निवास मिल गया, मेरा छोटे से मकान में कमरे में काम चल जाता। मैं आज भी, विश्वास कीजिए, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि मैं देश का एक तथाकथित सबसे महंगे कवियों में से एक हूं, लेकिन मैं आज भी जिस कमरे में सोता हूं उसके ऊपर सीमेंट की छत नहीं है, टीन पड़ी है उसके ऊपर, जिसमें कमरे में मैं आज भी सोता हूं। मेरी सारी कमाई का लगभग 80% हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई पर जाता है। ये मेरा संकल्प है। मैं एक गरीब झोंपड़ी से आया था निकलकर, उसके बाद मैंने प्रयास किया कि जो अभाव मैंने जिए पढ़ाई लिखाई के लिए, वो अभाव अगर कुछ बच्चों के मैं कम कर दूं तो मुझे लगेगा मैंने जीवन का एक सार्थक पहलू प्राप्त कर लिया। राजनीति मेरी कोई रुचि नहीं है, मैंने राजनीति पर कविताएं बहुत लिखी, लेकिन मेरी राजनीति में रुचि नहीं है। अब जो लोग खड़े पीछे यही बैठ जाएं, आप क्या लेके आ रहे हो भैया? आप अभी आ रहे हो? आ जाओ, मैं पहला कवि हूं। शशिकांत ने बहुत मेहनत करके बहुत अच्छा कवि सम्मेलन किया। ये मैं क्या करूं, ये विघ्न मेरी जन्म कुंडली के हैं कि मुझे अंत में तब जब सब कुछ हो चुका होता, इतना बढ़िया आपने सुना, तालियां बजा बजा के थक गए, हंस हंस के थक गए, वीर रस सुन लिया, गीत सुन लिया, प्रियांशु गजेंद्र की क्लास सुन ली, इसकी हमारे शशिकांत यादव जी की देशभक्ति सुन ली, उन बिटियाओं की कविताएं सुन ली, मुमताज जी क्या उनके मतलब बदली पर, और किसको बदली पर आप, और वो एक देखिए मैंने 92 में राम पर एक कविता लिखी थी। मैं कविता नहीं सुना रहा हूं, लेकिन जब मैं कविता लिखने के लिए पढ़ रहा था अलग अलग विश्वविद्यालयों में, जहां भी मुझे कुछ पढ़ने को मिलता था, तो मैंने 2-3 बोध कथाएं ऐसी मुझे मिली जो मुझे आश्चर्यजनक लगी। एक बोध कथा मुझे ये मिली, जब राम ने पुल बनाने का काम शुरू किया तो नल नील ने जिन पत्थरों पर राम लिखा वो तैरे। जब वो पुल बना रहे थे तो उसी दिन राम ने अचानक देखा एक गिलहरी पेड़ से उतरकर नीचे आई, नीचे जाकर सागर में गई, भीग कर बाहर आई, रेता लपेटा अपने बदन से, फिर सागर में धो दिया, फिर रेता लपेटा, फिर सागर में धो दिया, फिर बाहर निकली, फिर रेता लपेटा, फिर सागर में धो दिया। राम बोले क्या कर रही हो देवी? गिलहरी तन के खड़ी हो गई, बोली आपको दिखाई नहीं देता, आपके लिए पुल बना रही हूं। राम ने आश्चर्य से पूछा, ये तुम्हारे मिट्टी के 10-20 कण जो समुद्र में डाल देती हो, इनसे मेरा पुल बन जाएगा? जवाब सुनना साहब। गिलहरी ने कहा कि मत बनो, लेकिन इतिहास में लिखा जाएगा जब आपने कोई न्याय का काम शुरू किया था, चाहे मिट्टी के 10-20 कण दिए हों, योगदान मैंने भी दिया था, मदद मैंने दी। मुझे 2-3 बोध कथाएं मिली, आपको अच्छी लगे तो 1-2 और सुना दूं? ताली बजा के बताना पड़ता है। कविता तो मैं सुना ही लूंगा। लंका की जनता को जब यह पता चला कि राम के नाम के पत्थर तैरते हैं तो जनता डर गई। उसने सोचा कैसे लड़ेगा हमारा राजा रावण राम से, वो तो कोई माया भी है, राम के पत्थर तैरते हैं। तो लंका की जनता ने रावण से कहा तुम भी पत्थर तैरा के दिखाओ, वरना हम समझ जाएंगे तुम हार जाओगे। तो बोध कथा में यह लिखा मिला कि जनता के सामने रावण ने भी पत्थर पे रावण लिखा, समुद्र में छोड़ा, पत्थर तैर गया। जनता तो खुश कि डरो मत, हमारा राजा कम नहीं है। लेकिन रावण जब घर गया तो उसकी पत्नी ने जाते ही पूछा, ये बताओ ये हुआ कैसे? मैं जानती हूं आपको पत्थर तैराने की कोई विद्या नहीं आती, पत्थर तैरा कैसे? तो रावण की आंखों में आंसू आ गए और धीरे से बोला, किसी को बताना मत, मैंने पत्थर पर रावण लिखा, उसको समुद्र में छोड़ा, उसको धीरे से कह दिया तुझे राम की कसम है जो डूबा। वाह! मैंने उस राम की तलाश में कविता तलाश की, और एक मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ कहानी है, उससे अच्छा मैंने जीवन में कभी कुछ नहीं पढ़ा। कहानी ये कि सीता को चुराने के बाद रावण रोज रोता था, रोज रोता था, सिसकता था। क्यों? क्योंकि सीता ने कभी उनको आंख उठाकर देखा ही नहीं। ये पीड़ा रावण को तोड़ती थी, रोज रुलाती थी।
तो उनकी पत्नी मंदोदरी ने कहा कि देखो तुमने किया तो पाप है सीता को चुरा कर, लेकिन हम तुम्हारी पत्नी हैं, अपने पति को रोते नहीं देख सकते, हम तुमको रास्ता बताते हैं, सीता तुमको देख लेगी। रावण ने कहा बताओ रास्ता। उसने कहा तुम मायावी हो, मामा को सोने का हिरण बना सकते हो, तो तुम माया से राम का चेहरा लगा लो, अशोक वाटिका में चले जाओ, सीता मां समझेगी कि राम ढूंढते ढूंढते आ गए हैं, तुमको देख लेगी सीता। इतना सुनते ही रावण और तड़प कर रोया और उसने कहा कि देवी ये कोशिश तो मैंने सीता को चुराने के बाद न जाने कितने बार की, बात अच्छी लगे तो सबकी तालियां उठे। रावण बोलता है कि ये कोशिश तो मैंने न जाने कितने बार की, लेकिन मैं जैसे ही राम का चेहरा लगाता हूं मुझे हर पराई स्त्री में अपनी मां दिखाई देने लगती है। उस राम की धरती पर आपका जन्म हुआ, आप सब यूं ही सौभाग्यशाली हैं। उस धरती ने जिनको अपना सांसद चुना वो अति सौभाग्यशाली हैं। और आप किसी को शायद नहीं पता होगा, बहुत पुरातन ग्रंथ पढ़ेंगे तो पता चलेगा, जब राम लौटे रावण का वध करके, दिवाली मनी अयोध्या में, उनके स्वागत में पूरी भीड़ उमड़ी। उन्होंने ये देखा कि भीड़ में बच्चे नहीं हैं। जिन बच्चों की उम्र 3, 4, 5 साल, 13, 14 साल तक होनी चाहिए, ऐसा कोई बच्चा भीड़ में नहीं है। तो राम को आश्चर्य होना ही था, हुआ। उन्होंने भरत को बुलाया और उसने कहा बच्चे क्यों नहीं आए? क्या उनको आने पर मनाही की गई या बच्चों ने आना नहीं चाहा? सुनना साहब क्या होता है प्रेम। भरत रो पड़े और रोते रोते बोले प्रभु राम आप नहीं जानते, जिस दिन से आप वनवास में चले गए अयोध्या में किसी घर में दाम्पत्य धर्म का पालन ही नहीं हुआ, एक भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ 14 साल। उससे बड़ा कौन प्यार का कहानी हो सकती है? उनसे बड़ा कौन राजा हो सकता है? और राम केवल भारत के तारणहार नहीं है। आप विश्वास कीजिए, जिस दिन ये संसार राम को स्वीकार कर लेगा, संसार से युद्ध समाप्त हो जाएंगे, संसार से आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, संसार से तौबाही समाप्त हो जाएगी। मैं एक कविता सुनाता हूं आपको। अब तो कई, हाँ हुजूर पीली जैकेट किनकी तलाश में हो? वो नहीं आई आज। देखो मैंने 40 साल बहुत बड़े बच्चे पढ़ाए हैं, इसलिए प्रियांशु गजेंद्र ने अभी जूनियर हाई स्कूल में ही पढ़ाना सीखा है, लेकिन जो वो पढ़ाते हैं वो वही पढ़ाया जाता है, हमारे यहां नहीं पढ़ाया जाता। हाँ सर। अच्छा, हमारे पुलिस अधिकारी, आप लोग जब से कार्यक्रम शुरू हुआ है तब से खड़े, ऐसा कोई प्रोटोकॉल है क्या? आप जिनके भी मातहत है खड़े, मैं उनसे अनुरोध करता हूं वो आपकी बात स्वीकार लेंगे, आप भी बैठ जाइए। कभी कभी आपको भी आराम मिलना चाहिए। मालूम मुझे लग क्या रहा है, आप विश्वास कीजिए, मेरे मेरठ में एक एसएसपी साहब मेरे दोस्त थे। एक दिन मैंने उनसे हंसी हंसी में पूछा कि जिन पुलिस वालों से आप कभी कभी नाराज होते हैं क्या करते हैं? बोले कुछ नहीं करते, कब सम्मेलन में ड्यूटी लगा देते हैं। सारी रात खड़े रहे वो। और राम की धरती पर तो सबका रक्षक राम है, कोई यहाँ व्यवस्था करने की जरूरत नहीं। और आपके सांसद जी आपके बीच आम आदमी बनकर बैठे हैं। गोरखनाथ जी हैं हमारे पूर्व विधायक के, चले गए। अच्छा, इसलिए तो नहीं टिकट मिला। क्या करें? मैंने नहीं कटवाया। देखिए बहुत बातचीत, सबने बहुत अच्छा पढ़ा, सबने सचमुच बहुत अच्छा पढ़ा। बस कष्ट ये जिसका बाद में नंबर आता है उसको थोड़ी सी परेशानी होती है, थके हारे लोग मिलते हैं, उजड़े हुई स्थिति मिलती है। और ये जब कवित्रियों को पढ़वा रहा था तो कितना बोल रहा था, बीच में भी, आगे भी, पीछे भी। मेरी थोड़ी सी तारीफ वो की जो मैंने लिख के दी। वारे यादव, अच्छा ज्यादा कह भी नहीं सकते, इनके सूबे का भी यादव बन गया। इसके माने बीजेपी यादवों को कुछ मानती तो है, ऐसा तो नहीं। सुनिए मैं एक कविता सुनाता हूं। पहली 4 लाइन में
आपको उसका शीर्षक मिल जाएगा। शीर्षक सुनने के बाद आपको यह तय करना है कि इस कविता को सुनना चाहते हो कि नहीं सुनना चाहते। राष्ट्र की बहुत बातें हो चुकी, मैं अब देश की सीमा से बाहर जा रहा हूं, इसलिए कि मुझे 2-3 बातें सिद्ध करनी है। एक तो ये सिद्ध करना है कि मैं पढ़ा लिखा कवि हूं, इन लोगों की तरह नहीं हूं। अच्छा, इस पे भी हंस रहे हैं आप। ये शशिकांत यादव मेरी डिग्री बोलनी नहीं जानता। मैंने 30 साल पहले LLD की थी। ये दुनिया में कानून की आखिरी पढ़ाई है जो मैंने 30 साल पहले पूरी की। मुझसे पूछा क्या कर लिया, मैंने कहा LLD। तो फिर बोला आप B.Ed नहीं कर सकते थे। मुझे उस दिन पता चला ये बिहार में टॉप कर चुका है। लेकिन साहब बात तो इसकी भी ठीक है, काम तो ये जो कर रहा है वो भी मैं वही काम कर रहा हूँ। फायदा क्या हुआ? कविता तो शंभू शिखर के साथ ही पढ़ रहा हूँ। नहीं, इतने बुरे दिन तो नहीं आए कि उसके साथ पढ़ूं। मंच पे नहीं है होगा, इतना बुरा समय नहीं है मेरा अभी। हो सकता है इतने बुरे दिन भी आए। ये तो हंसी की बात है। शंभू ने मुस्कुराहट खिलखिलाहट के आपके चेहरों पर जो लाए, इसकी भी बहुत ज्यादा जरूरत है। या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। हंसी के कवियों का अपना महत्व है और मैं उनका समर्थक भी हूँ। हंसी में हम एक दूसरे को कुछ भी कहते रह सकते हैं। चौथी लाइन में शीर्षक आएगा। क्या बात है? भैया बैठ जाओ। ए आदरणीय आर्य पुत्र, बैठ जा बेटा। बाट रहा जो ठीक है, पानी पिला रहे हैं? पानी बाट रहा। अच्छा, नहीं पानी है। नहीं, चाय पिला रहे हैं तो पिलाएं। सांसद जी, आपकी तरफ से सबको एक एक बार चाय मिलना चाहिए मेरे कविता पाठ में। मिल गई? मिल गई। सांसद जी ने गर्दन हिला दी। सांसद जी को तो गर्दन ही हिलाना। सांसद जी भी नहीं जानते, मेरा एक दोस्त, बहुत बहुत घनिष्ठ दोस्त, हम बचपन से लेके LLM तक जिसके साथ पढ़े, विजयपाल तोमर, इनके साथ राज्यसभा में बैठते हैं और वो इनके मित्र हैं। मैं जानता हूं इस बात को। अगर मैं इनकी कोई बात नहीं मानूं तो शिकायत वहां तक जाती है और वो मेरे से ताना मारते हैं कि 4 बोलना सीख गया है तो हमारे लोगों की बात नहीं मानेगा क्या। तो मैं डर के मारे चुपचाप हाँ कर लेता हूँ जब भी यहाँ की खबर आती है। पिछली बार माफी में अटल सम्मान एक मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया और पहला सम्मान पिछले वर्ष मुझको मिला, तो मैंने यहाँ आने से माफी मांगी थी। मैंने कोई सरकारी पुरस्कार आज तक लिए नहीं है। ताली तो इस बात पे बजाओ कि मेरे संचालन में मिला था। शशिकांत, जोरदार तालियां। बात मानने की क्या बात है? मैंने जीवन भर में कोई सम्मान पुरस्कार स्वीकार नहीं किए, केवल 2 सम्मान स्वीकार किए, दोनों मध्य प्रदेश सरकार के। एक प्रदीप सम्मान, क्योंकि मैं प्रदीप को बचपन से गाता आ रहा हूँ। ए मेरे वतन के लोगों, जिसने लिखा हो उसके नाम का तो कोई कागज भी लिख के मुझे दे दे तो वो पुरस्कार से बड़ा है। और दूसरा अटल सम्मान, क्योंकि मैंने जीवन में वाजपेयी साहब को बहुत 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 नजदीक से देखा और मैंने राजनीति में जीवन भर में केवल एक व्यक्ति के पैर छुए हैं जिसका नाम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी है। लगता था कि उनके पैर छूकर आपने कोई छोटा तीर्थ कर लिया है, आप किसी शिवालय में चले गए हो। इतना निश्चल आदमी और इतने निष्कपट कवियों पर कभी कभी गुस्सा करते थे और मुझ पर उतारते थे। बोले ये क्या करते हैं तुम्हारे कवि? मैं कहा जो करते हैं उनसे कहो, मुझसे क्यों कह रहे हो? बोले मेरे सामने तू ही है, तुझसे कह रहा हूं। मैंने उनके साथ कविता पाठ किया है, मेरे संचालन में उन्होंने कविता पाठ किया है और जिस मन से बड़ापन दिखाते थे कवियों के साथ बैठकर, जब कवि सम्मेलन खत्म करेंगे तब मैं उनका एक बहुत प्यारा संस्मरण सुना के समाप्त करेंगे। तब मैं आपको एक 4-3 लाइन पर कविता का शीर्षक है। शीर्षक पर आपको यह तय करना है कि कितनी कविता सुननी है। आधे लोगों ने ताली बजाई तो आधी सुनाऊंगा, 1/4 ने ताली बजाई तो 1/4 सुनाऊंगा। अगर सबने ताली बजाई तो पूरी सुनाने की कोशिश करूंगा, ये आपके ऊपर। सुन तो लो, देखो रे कवियों, इतनी आपकी मेहनत पर ताली बजती थी, उतनी तो मेरी बिना मेहनत के बज रही है। आज मैंने कष्ट सहा है, मैं भी भूखा गर्मी में बैठा हुआ, ठंड लग रही थी मुझे भी। मैंने सबको कहा इरादा थोड़ा कम कम पढ़ लो। इधर वालों ने माना, इधर वालों ने किसी ने नहीं माना। ये तो अच्छी पीढ़ी है हमारी, बेटियाओं ने माना, मुमताज जी ने माना। सुनिए मन से, चौथी पंक्ति बस अब नहीं बोलूंगा मैं, ऐसे ही मैं तो इन पे भड़ास निकाल रहा था, पर इन पे कुछ असर पड़ रहा है क्या? कोई नहीं बेटा, हमारी रोज की आदत है। और अब हमको मालूम है तुम घर में किस पे निकालोगे।
नहीं, रोज की आदत नहीं है। नए साल में एक नियम बनाऊंगा कि मैं 12 बजे कविता पाठ करूंगा, चाहे कभी कोई रहो आगे चाहे कोई रहो पीछे। मुझे बुलाना है तो मैं 12 बजे पढ़ूंगा। पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे। चौथी लाइन पर तय कर लेना इस विषय को आप सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते। आप कल्पना भी नहीं कर सकते मैं जिस विषय पर कविता सुनाने जा रहा हूं। आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ सब, आ जाओ। जाने के समय जब ये पढ़ रहे थे तब जा रहे थे। आ जाए सब। ये भी तुम्हारी बिरादरी की है तीनों, आ जाओ। इनकी भी नहीं हुई क्या? देखो, कम से कम श्रद्धेय वाजपेयी साहब का जन्मदिन मना रहे हो, उनकी भी नहीं हुई थी और हमारी भी नहीं हुई। हमारे लिए इसीलिए सम्मान करो कम से कम उनके जैसे। हम अंतर है, उन्होंने करी नहीं थी, तुम्हारी हुई नहीं, जबरदस्ती उनके बराबर जा रहे हो। बता योगी जी के बारे में क्या ख्याल है? क्या ये पुलिस के सामने के जूते खाना है क्या? तुम भी हमको भड़का रहे हो। बता। भड़का नहीं, देखिए वो पहले में प्रेम की कविता पे इसको घूर घूर के देख रहे हैं, इसको उठा नहीं ले जाए आज। सच ये है, देखिए साहब, मैं तो एक झोपड़ी में पैदा हुआ, किसान के घर में, बहुत गरीबी में जिया, पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ा, लेकिन कविता लिखने आ गई। तो मैं एक बार लाल किले में कविताएं सुना रहा था। मैंने 1 घंटे कविताएं सुनाई। सामने चौधरी देवीलाल बैठे थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। कविता सुनकर मंच पर आए और आके भाषण दिया, अगला प्रधानमंत्री किसान का बेटा होना चाहिए। मैं उसी दिन से दुनिया में बताता घूमता रहता हूं कि मैं किसान का बेटा हूं, मैं किसान का बेटा हूं, मैं किसान का बेटा हूं। ये तो मुझे बाद में पता चला कि पहले चाय वाले का नंबर है। मैंने फिर भी सब्र किया कि चलो इंतजार करता हूं। फिर पता चला कि इसके बाद तो गाय वाले का नंबर है। तो मैंने सब्र कर लिया कि मेरा नहीं है। तो मैं तो कविता में ही मेरा जीवन कटेगा। सुनिए क्या स्वागत। पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, आंखों में 2 सागर आंजे कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं। सल्यूट करता हूं आपको। आप इस विषय को सुनने के लिए तैयार हैं, मैं धन्य हुआ, मेरा आना सफल हुआ। सांसद साहब, आभार मानता हूं, इस जनता ने आपको ठीक प्रतिनिधि चुना है अपना। जो जनता इतना अच्छी है, उनका प्रतिनिधि इतना अच्छा ही होना चाहिए। अब नहीं बोलूंगा, सुनिए मन से। एक अंतरराष्ट्रीय कविता है, मैंने बहुत मन से लिखी है और इसके शुरू में थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन बाद में बहुत आसान है। सुनिएगा। मैं शशिकांत को बहुत प्यार करता हूं। इस देश के सर्वश्रेष्ठ संचालकों का मुझसे कोई नाम पूछे, मैं मन दुखी करके भी इसी का नाम लिखूंगा। मन दुखी तो इसलिए कि यादव कोई अच्छे संचालक हुए हैं कभी, लेकिन ये है हमारे बीच। एक बार इसके संचालन के सम्मान में और एक बार मेरे सारे कवि मित्रों के कविता पाठ के सम्मान में मैंने बिटिया साक्षी को पहली बार सुना है, बहुत अच्छा लगा। एक बार साक्षी के सम्मान में भी आप तालियां उठाइए। बहुत अच्छा। इस बिटिया को मैंने पहली बार ये सुना है, नाम सुना था मैंने बहुत। अब सुनिए, बस सिर्फ कविता सुनाऊंगा। अपने पीछे के लोग भी आगे आ जाएं, आपको अच्छा लगेगा। जो लोग पीछे बैठे हैं, किसी ने मेरा कहना नहीं माना हो, ऐसा होता नहीं है। आ जाएं, पीछे के लोग भी आगे आ जाएं। नहीं जाना है, ठीक है। पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, आंखों में 2 सागर आंजे कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है। घायल धरती माँ अंबर से पीड़ा कहने बैठी है, घायल धरती माँ अंबर से पीड़ा कहने बैठी है। पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है। नदी समंदर पर्वत घाटी झरने सब बेनूर मिले,
कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला, मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ। धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ, अधिकारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं। धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं। मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरम पंथ के चरणों में। और उठाना साहब तालियां, दो पंक्ति पढ़ रहा हूं। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरम पंथ के चरणों में। मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है। चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है। गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है, अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है। तोप तमंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है, खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है। यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते। थोड़ा और साथ देना। मैं बनारस गया पिछले दिनों, तो मेरा एक दोस्त था वहां, मुझसे 2-3 साल बड़ा। जब मैंने कुर्सी मांगी घुटने की चोट की वजह से, तो पीछे से बोला, ए हरिओम पवार तू अब बूढ़ा हो गया। मुझे सुन के बुरा लगा, लेकिन मेरे मुंह से जो उत्तर निकला, मैं राम की धरती पर आपका आशीष चाहता हूं इस उत्तर पर, ऐसी मेरे मुंह से निकल गया। मैंने कहा देखो भाई, जब सूरज शाम को ढलता है ना, उस समय भी उसका नाम सूरज ही होता है। तो मैं ढलते समय भी रहूंगा तो सूरज ही। 6 पंक्तियां मेरा साथ देना, मंच को समर्पित करता हूं। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ। दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूँ। आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें धिक्कारे, यहां से कविता शुरू होती है। पूरी दुनिया से विद्रोह कर रहा हूं, दुनिया वालों। और कोई कहता है इसकी शादी नहीं हुई, कोई कहता है इसने की नहीं। मैं इस विषय में कभी बोला नहीं हूं, कभी किसी को जवाब नहीं दिया। आज राम की धरती पर बैठा हूं तो बोलता हूं, अगर कोई व्यक्ति एक याद के लिए पूरे 50 साल गुजार दे तो क्या इससे बड़ा भी कोई प्यार होता है? वाह वाह वाह, जिंदाबाद। मैं बोला नहीं हूं कभी, क्योंकि ये नितांत व्यक्तिगत विषय है जिस पर मैं किसी से कभी नहीं बात करता, कभी बहस नहीं करता। दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें धिक्कारेगा, दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें धिक्कारेगा। महाशक्तियों की चुप्पी पर थूकेगा, दुत्कारेगा। दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए। तालिबानी एटम, तालिबान पर सुनना 8 पंक्ति, और 8वीं पंक्ति पर आपकी तालियों का विस्फोट सुनना चाहता हूं। तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए, तालिबानी आतंकों की शैली गढ़ने वाले हैं, तालिबानी बर्बरता की सीढ़ी चढ़ने वाले हैं। तालिबानी यादों में लादेन छिपा कर बैठे हैं, अपनी यादों में पिंडी के नैन छिपा कर बैठे हैं। ये भारत के यान हरण की दर्द भरी दुर्घटना है, काबुल के दूतावासों में विस्फोटों की घटना है। इनके कारण हम जेलों से कातिल छोड़े बैठे हैं। ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशतगर्दों के कौड़ों से पिटती हैं दादी नानी। एक मुल्क में 600 साल पुराना पाषाण युग, लड़की बाजार नहीं जाएगी, लड़की स्कूल नहीं जाएगी, लड़की पढ़ने नहीं जाएगी, लड़की घर से बाहर नहीं निकलेगी।
ऐसा होता है क्या दुनिया में? इस आज की दुनिया में 800 साल पुराना पाषाण युग एक देश में आ गया और दुनिया मौन है। एक ही लाइन वहां की नारी की स्थिति पर पढ़ रहा हूं, वहां की नारी की आज हालत क्या है। एक पंक्ति, केवल एक पंक्ति सुना और उस पर आशीर्वाद चाहिए आपका मुझे। तालिबान, आप किनकी तलाश में खड़े हैं साहब? आदरणीय आपसे कह रहा हूं बैठ जाए, रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्लीज बैठ जाइए। आपको मालूम नहीं है मेरे बारे में, मैंने जिन सरकारों पे लिखा है ना वो बैठ गई हैं। मैं बहुत आया नहीं हूं अयोध्या, इसलिए सब कुछ नहीं जानता मेरे बारे में, वरना अब तक आप खड़े रहे होते। हरिओम पवार कविता पढ़े और आपका इतनी देर खड़े होने का साहस। अखिलेश यादव जी की सरकार होती तो आपको यश भारती मिलती इस बहादुरी पे कि ये व्यक्ति हरिओम पवार के सामने भी खड़े होने का साहस कर सकता है, इसको भी यश भारती दे दो। दी जाती थी ऐसे। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशतगर्दों के कौड़ों से पिटती हैं नारी की हालत पर एक लाइन सुनना। दहशतगर्दों के कौड़ों से पिटती हैं दादी नानी, उनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की, उनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की। औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की, औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की। इनका दामन 7 समंदर साफ नहीं कर सकते हैं, अल्लाह भी इनके पापों को माफ नहीं कर सकते हैं। काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है, हर अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है। मैंने भू पर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं, जवियानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे हैं, जवियानों के पहियों। छोटी करता हूं कविता ताकि कुछ और सुनाया जा सके। अब मैं दुनिया के सबसे बड़े दादा के खिलाफ बोल रहा हूं, समझना। 20 साल पहले गया था कि हम तालिबान को नष्ट करेंगे अमेरिका, और 20 साल बाद चुपचाप। अगर उस समय तालिबान को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया गया होता और कर दिया होता तो आज हमास और इजराइल का युद्ध नहीं हो रहा होता। आप ये समझ लीजिए। मैं अंतरराष्ट्रीय कानून पढ़ाता हूं, अंतरराष्ट्रीय कानून पढ़ के आपके सामने बोल रहा हूं, सुनना। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका, दुनिया के सबसे बड़े दादा के खिलाफ बोल रहा हूं, क्या समस्या, जिसके खिलाफ भारत सरकार नहीं बोल सकती डिप्लोमेटिकली, मैं बोल रहा हूं। हुआ आपको अंदाजा कि भारत सरकार अधिक ताकतवर है कि हरिओम पवार अधिक ताकतवर है? तो मेरी ताकत के लिए ताली बजाओ और अब मेरी बात सुनो, और उस अच्छी लगे तो और ज्यादा ताली बजाना सुनना। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका, तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका, इनको रूस से लड़वाने के खाका तुम थे अमेरिका। इनकी ट्रेनिंग इनका पोषण भूल गए क्या अमेरिका, अपनी खुदगर्जी में शोषण भूल गए क्या अमेरिका। तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका। जिनका तुमने अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए। छठी पंक्ति शशिकांत को समझ, फिर आशीर्वाद मांगता हूं, सुनना। जिनका तुमने अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए, आतंकों के साए को तुम हाथ हिलाकर चले गए। भोले भाले अफगानों का हृदय तोड़ कर चले गए, जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़ कर चले गए। जिस दिन काबुल से अमेरिकी हाथ छूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम्भ टूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम्भ टूटते देख लिया। मैं दुनिया को बतलाता हूँ अमेरिका की चतुराई, दोहा में ही लिख डाली थी समझौते की चौपाई। ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका। और एक पंक्ति फिर ताली मांगती है, ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका। क्या अमेरिका यूं ही अपने रिश्ते नाते तोड़ गया, अपने हथियारों को हेलीकॉप्टरों को छोड़ गया। सच तो ये है अमेरिका ने बहुत दोगला बेच दिया, भोले भाले अफगानों को तालिबान को बेच दिया, भोले भाले अफगानों को तालिबान को बेच दिया। हारा तो भारत भी है, भारत का सद्व्यवहार गया, जैसे शकुनी के पासों से धर्म युधिष्ठिर हार गया। भारत असमंजसता वाली पीर समेटे बैठा है, जैसे माधव पंचाली का चीर समेटे बैठा है, जैसे माधव पंचा।
साहब कविता इतनी थी, लेकिन उसी दिन 15 अगस्त 2021 को मैंने टेलीविजन पर तालिबानियों के प्रेस प्रवक्ता के बयान सुने। कम से कम 4-5 बार टेलीकास्ट हुआ बयान, मैंने 3 बार मैंने खुद सुना। उनका प्रेस प्रवक्ता बोल रहा था 15 अगस्त 2021 को, कभी भी कोई चाहे तो रिकॉर्ड कर ले, सारे चैनल्स पर आया था कि वी हैव गॉट अवर मदरलैंड, काबुल एंड टोटल अफगानिस्तान, अवर नेक्स्ट टारगेट इज जिहाद इन जम्मू एंड कश्मीर एंड ड्यू टू ब्रदरहुड वी विल सपोर्ट द वार ऑफ द फ्रीडम ऑफ द जिहादीज एंड वी विल गेट इट लिबरेटेड। अरे मैंने कहा इनके तो इरादे बहुत खराब है, अगला लक्ष्य जम्मू कश्मीर की आजादी है, अफगानिस्तान तो प्राप्त कर लिया। और उसके सबूत मिले, जो हथियार अमेरिका ने छोड़े उनमें से कुछ हथियार ड्रोन से कश्मीर में गिराए गए। तो लगा कि शायद कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिंक था। तब मैंने दुनिया से सुनाने के लिए, पूरी दुनिया को सुनाने के लिए अंतिम छंद लिखा है। पानी दे दो भाई। देखिए मैं पानी बार बार इसलिए मांगता हूं, मैं पिछले दिनों मुझे बुखार आया 22 दिन, और 22 दिन तक मैंने दवाइयां भी खाई। एलोपैथी के डॉक्टर, मेरे दोस्त डॉक्टर थे, वो दवाई खिलाते थे कि तो हमारी दवाई से ठीक होगा। बाबा रामदेव के साथ में उठता बैठता हूँ, वो अपनी दवाई भेज देते रोज कि इनको खा। बाबा कहते थे ना एलोपैथी डॉक्टरों के चक्कर में पड़ना मत, ये तुझे मार देंगे। और एलोपैथी वाले कहते थे इस बाबा के चक्कर में पड़ना मत, ये तुझे मार देंगे। और मैंने जिस दिन दोनों की दवाई खानी बंद कर दी, मैं उस दिन ठीक हो गया। मैं क्या करूं? मैंने बताया जाके बाबा को, बोले नहीं वो दवाओं का असर हो गया होगा पूरा। जी नहीं, ये हास्यरस के कवि क्योंकि अच्छी कविताएं नहीं सुनाते, इसलिए हो सकता है किस दिन ये काम भी मुझे करना पड़े। अंतिम छंद सुनिएगा, मैं किसी से ताली बजाने के लिए नहीं कहूंगा। और सांसद जी आपने इतने प्यार से बुलाया, इतना प्यार करते हो, अगर मैंने आपकी जनता को कुर्सियों से ऊपर नहीं उछाला ना तो मैं काहे का हरिओम पवार ऊपर उछालता हूं कुर्सियों से। आपको सुनिए बाप, अंतिम छंद। तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो। तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो। लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे। कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे। जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे, जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे। हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों। उछालूंगा साहब कुर्सियों से ऊपर, वरना मेरा नाम बदल देना। हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में। ना सारा सदन खड़ा करूंगा, अभी सुनते रहिए आप। ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हथियारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने दर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती। संकल्पों के निर्णय को जग के परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया,
साहब मैं कभी भी ऐसी बातें बोलता नहीं। मैंने पूजा की जिस आदमी की, मैंने 1947-48 के सारे डॉक्यूमेंट पढ़ लिए। मैं कानून का प्रोफेसर था तो मेरा पढ़ने में बहुत रुचि थी। ये मैं किसी उद्देश्य से नहीं कह रहा, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति पर मुझे आश्चर्य होता है। सांसद महोदय, अपनी पार्टी के लोगों से आप भी पूछना कि ये सवाल आज तक क्यों नहीं उठा। जब बंटवारा हुआ था हम 33 करोड़ थे, 11 करोड़ हमारे दूसरे भाई थे, 22 करोड़ हिंदू थे। जमीन जनता के नाम पर बटी, 1/3 जमीन बांट ली गई 1/3 जनसंख्या के नाम पर। फिर 11 करोड़ में से 3 करोड़ यहीं रह गए। उनके हिस्से की जमीन वापस क्यों नहीं मांगी गई? जमीन तो 11 करोड़ की चली गई और गए 8 करोड़। तब एक पंक्ति पढ़ रहा हूं, या तो चुप रहना, मेरा समर्थन नहीं करना चाहो तो समर्थन करो, तो इतनी ताकत से करना कि मैं डरना छोड़ दूं। मैंने जिस दिन लिखी तो मैं भी डर गया 1-2 दिन के लिए, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। खाना ही नहीं खाया, सोया भी नहीं। फिर जनता मेरे साथ आ गई तो मैंने समझा मैंने कुछ गलत नहीं किया, कभी ना कभी तो ये बात कहनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूं, आपको समर्थन करना हो तो बहुत जी भर के समर्थन चाहता हूं, सुनना। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया, कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं। भारत माँ की जय के नारे लगा रहे थे, मत लगाओ, मत लगाओ, नारा लगाओ दुनिया के बाप की जय। अब हम दुनिया के बाप हैं, आप भारत माँ पे अटके हुए हो। देखिए एक कैसे बदलता है देश। सांसद जी, आपकी पार्टी को इसलिए सर झुकाता हूं कि कैसे बदलता है देश। जब भी कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आता था, गांधी की समाधि पे ले जाते थे उसको, तो पहले जासूसी कुत्ते घुमाए जाते थे। आपने बार बार देखे होंगे, कोई भी बड़ा राष्ट्राध्यक्ष आया तो गांधी की समाधि पर जाने से पहले जासूसी कुत्तों से सुरक्षा चक्र चलाया गया। जानते हो देश बदलता है तो क्या होता है? G20 में दुनिया के सारे दादा आए थे और गांधी की समाधि पर सब लोग नंगे पैर चलते हुए दिखाई दिए थे। सब लोग नंगे पैर चल रहे थे, कोई सिक्योरिटी लैप्स नहीं। हम भी नई सदी का भारत है ये 62, जो उसमें सुनना अंतिम कुछ पंक्तियां हैं बस। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली हैं लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली हैं लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट और एक लाइन पढ़ता हूं, मैं नहीं जानता कैसे आप रिएक्ट करेंगे। मेरा जोश ज्यादा है कि तुम्हारा जोश ज्यादा है, अब तय होगा। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। 2 लाइन और सुन लीजिए, बस 2 लाइन। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है, भारत की संसद ने कसमें खा खा कर स्वीकारा। 2 बार संसद, पूरी संसद एक मत से कसम खा के प्रस्ताव पास कर चुकी है। क्या मैं बताता हूं, भारत की संसद ने कसमें खा खा कर स्वीकारा है, पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है। दिल्ली के सिंहासन से ये निर्णय जाने वाला है, पाकिस्तानी कब्जे वाला वापस आने वाला है, पाकिस्तानी कब्जे वाला वापस आने। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं,
खत्म, और सुनेंगे? हाँ अभी तो सुनेंगे। एक बार जरा आप तालियां बजाकर बताइए सांसद जी का जो आदेश सुनना होगा, चाहते हो। क्या आदेश है सर? हाँ। मंच पे आ रहे हैं? नहीं, पीछे जा रहे हैं। ठीक ठीक, मैं एक कविता और सुनाता हूँ, सुन लीजिए। एक तो पहले राम वाली सुना दो। राम वाली याद है? याद नहीं? चंद्रशेखर वाली सुना और फिर कारगिल। देखो भाई, उठोगे तो फिर जो जा रहे हैं, देखिए मैं प्लीज, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मेरा अनुरोध है कि जाने वाले वापस आए, प्लीज वापस आइए, प्लीज वापस आइए। बैठ जाओ। एक भी गया तो मैं यहीं समाप्त कर दूंगा। जिसकी शादी नहीं होती वो दुनिया में किसी का हुक्म नहीं मानता, मैं भी क्यों मानूं? सही बात। एक साहब जिनकी जैकेट पीली पीली जैसी है, उस पर कैप अच्छा वापस, वो कह रहे हैं वापस आने के लिए जा रहे हैं। एक उंगली बता गया, खैर इन कामों आएगा वापस। प्रियांशु यही है, गायब? अच्छा, प्रियांशु गया है सांसद जी के पास, कहने गया होगा किस आफत को बुला लिया। अब दोनों नहीं आ जाए तब तक सुनाते रहो। एक तो मैं निवेदन कर रहा हूँ भाई साहब से, चंद्रशेखर आजाद पर एक ऐसी कविता है। देखिए मैं सुनाता हूँ। चंद्रशेखर आजाद मेरी नई कविता नहीं है, बहुत पुरानी कविता है, यहाँ शायद मैंने कभी पढ़ी नहीं है। कोई है जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद सुनी हो? आपको बहुत एक दो लोग हैं, आपका आज्ञा है मैं पढ़ दूं? पढ़ दीजिए। एक बार ताली बजा के बताइए कितने लोग सुनना चाहते हैं। अच्छा, आज ऐसे फैसला करो, ये बताओ कितने लोग नहीं सुनना चाहते? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी, इतने पागल थोड़ी है। ये मैं मंच के कवियों को दिखा रहा हूं, और हिम्मत है तो अगली बार जब कविता पाठ करो ये बात पूछ लिया करना, ऐसे जैसे मैंने पूछी। वैसी रौब डाल रहा हूं मैं इनके ऊपर जिसकी जरूरत नहीं है। ये ऐसे ही मेरा सब बहुत आदर करते हैं, बहुत आदर करते हैं, मैं उससे अभिभूत हूं, लेकिन कभी कभी मैं क्या करूं, इन हास्यरस के कवियों के साथ रहो तो बुरा असर पड़ता ही है। तो इसलिए कभी कभी कुछ भी मैं भी, अब जैसे ईवीएम पर बड़ी आपत्ति है हमारी, कुछ हमारे अपोजिशन के लोग कहते हैं साहब ये मशीन गड़बड़ है, ईवीएम मशीन जो है वो गड़बड़ है। तो अभी एक साहू, धीरज साहू नाम है उनका, क्या नाम है, 350 करोड़ रुपए पकड़े गए। मशीन ने गिने 350 रुपए किलो, 350 करोड़। जानते हो अपोजिशन क्या मांग कर रहा है? गिनती हाथों से करो। मशीन की गिनती को मानने को तैयार नहीं है, वो मशीन गड़बड़ कर सकती है, इसलिए हाथों से गिनती होनी चाहिए। अब ये हास्यरस के लोग कल से इस पर कविता लिखेंगे। चंद्रशेखर आजाद मेरी एक पुरानी कविता है, लेकिन वो मुझे हमेशा नई लगती है, और ये एक मेरे दिल का छाला है। मुझे जब भी इसको फोड़ने का मौका मिलता है मुझे अच्छा भी लगता है और दुख भी होता है। आदरणीय मायावती जी पहली बार जब मुख्यमंत्री बनी थी तो वो अपनी समर्थन से नहीं बनी थी मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री बनी थी। और उन्होंने कुछ दिन बाद ही चंद्रशेखर आजाद के नाम के महाविद्यालय का पत्थर उखाड़ दिया था। एक पत्रकार ने हिम्मत करके कहा भी कि आप क्या कर रही हैं, ये महाविद्यालय चंद्रशेखर आजाद के नाम पर है। तो गुस्से में घूमकर बोली, कौन चंद्रशेखर आजाद? वो आतंकवादी। चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कहा गया, पब्लिक के सामने कहा गया, प्रेस के सामने कहा गया, और सब चुप थे। मैंने हरिद्वार में कहीं था, गंगा के किनारे बैठा हुआ, मैंने अखबार में पढ़ा, तो मैं ये सोच के था कि तो राष्ट्रवादियों की पार्टी है, इनका समर्थन है, या तो उनको माफी मांगनी पड़ेगी या उनकी सरकार जाएगी। 6-7 दिन हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं श्रद्धेय अडवाणी जी के पास भी आया जाया करता था, अटल जी बिहारी जी के पास बहुत आया जाया करता था। मैं दोनों के पास शिकायत लेके गया कि आपके समर्थन की एक पार्टी चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कह रही है। तो अडवाणी साहब तो बोले ही नहीं, बिल्कुल नहीं बोले। वो जानते थे मैं कुछ बोलूंगा और ये फिर लड़ेगा। मैं वाजपेयी साहब के पास गया, वो भी कुछ नहीं बोले, बहुत देर तक चुप बैठे रहे। तो मैंने कहा साहब कुछ तो, हम क्या जनता को मुंह दिखाएं जाके? तो गुस्से में बोले, तो चाहता है हम इस बात पर सरकार गिरा दें? मैंने कहा जी मेरे चाहने से क्या होता है, लेकिन आप ये नहीं समझते कि ये चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कहे और आपके समर्थन की पार्टी की मुख्यमंत्री कहे। तब मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद गए तो अभी आए,
मैंने तभी दोनों से कहा, मैं कहा आपके, मैं बहुत दोनों वाजपेयी साहब के तो मैं पैर छूता था, मैंने उनके पैर छुए और मैंने कहा मैं एक कविता लेके जनता में जा रहा हूं, आपकी मजबूरी चुप रहना हो सकती है, मेरी कोई मजबूरी चुप रहना नहीं है, मैं आपकी सत्ता का हिस्सा नहीं हूं, मेरा सत्ता में कोई मोह है नहीं, ये कोई गर्वोक्ति नहीं है। सांसद जी जानते होंगे 14 में मुझे टिकट दिया गया था पार्लियामेंट लड़ने का और 8 दिन तक मेरा टिकट मेरे नाम से रखा रहा। मुझे लड़ना नहीं था, मुझे लोकसभा नहीं चाहिए थी, मुझे सांसद नहीं चाहिए बनना, मैं राजनीति ही नहीं कर सकता, मुझे नहीं हो सकती राजनीति। बाबा रामदेव लेके आए थे टिकट, बाबा रामदेव के साथ कोई समझौता हुआ था पार्टी का, कुछ टिकट बाबा को दिया होंगे, बाबा ने उनमें एक मेरा फंसा दिया। बाबा मुझसे आज तक कहते तूने भरी थाली में लात मार दी। मैं कहा क्या होता, तू सांसद बन जाता। मैं कहा फिर क्या होता, फिर क्या होता। मैं गर्वोक्ति नहीं कर रहा हूं, मैंने बाबा से कहा एक दिन गुस्से में जब मुझे बार बार ताना मारने लगे, मैंने कहा फिर क्या होता, क्या सांसद तो 800 है हिंदुस्तान में, हरिओम पंवार तो केवल एक है। कविता सुनिए, उसी समय की मेरी कविता है लेकिन आपको आज की लगेगी, सुन लीजिएगा। मन तो मेरा भी करता है झूमो नाचूं गाऊं मैं, मन तो मेरा भी करता है झूमो नाचूं गाऊं मैं, आजादी की सौगातों पर 100 गीत सुनाऊं मैं, लेकिन शबनम वाला वातावरण कहां से लाऊं मैं, मेघ मल्हारों वाला अंतःकरण कहां से लाऊं मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूं, आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूं, घाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं। उन जो उस समय की कविता है तो उस समय के लिए ताली बजाइए, मैं आज के लिए नहीं बोल रहा हूं कुछ भी, ताली तो बजानी ही पड़ेगी, ताली तो बजानी पड़ेगी। घाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, जो भारत को बर्बादी की हद तक लाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुना। 50वां साल था आजादी का, स्वर्ण जयंती मन रही थी, तब ये घटना घटी थी। आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़फाता है, बलिदानी पत्थर पर थूका बार बार तड़फाता है, इंकलाब की बलबेदी भी जिससे गौरव पाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है। मैं दिनकर की परंपरा का चारण हूँ, भूषण की शैली का अल्प उदाहरण हूँ, इसीलिए मैं दरबारों के गीत नहीं गा सकता हूँ, इसीलिए मैं दरबारों के गीत नहीं गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ। आपका मन भी दुखे, मैं तो रोया था लिखते हुए, तो इन पंक्तियों पर साथ देना। इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, आजादी के परवानों पर घात नहीं हो सकती थी, कोई बलिदानी शेखर को आतंकी कह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर। गाली की भी कोई सीमा है, कोई मर्यादा है, ये घटना तो देशद्रोह की परिभाषा से ज्यादा है, मेरी आंखों में पानी है, सीने में चिंगारी है, राजनीति ने कुर्बानी के दिल पर ठोकर मारी है, सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला। कविता का सौंदर्य केवल ये है, चलो राजनीति के नेता नहीं बोले, उनके अपने अपने स्वार्थ होंगे। स्वर्ग में हमारे शहीदों की आत्मा ने भी सुना होगा कि आज चंद्रशेखर आजाद को गाली किस तरह दी जा रही है, उन पर क्या बीती होगी, ये कविता का सौंदर्य सुनना। इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, आजादी के परवानों पर घात नहीं हो सकती थी, सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना समझे कोई खून नहीं खोला, सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा, मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा भूल गया होगा, मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा, सुनकर हिंद महासागर की लहरें तड़प गई होंगी, शायद बिस्मिल की गजलों की बहरें तड़प गई होंगी, नील गगन में कोई पुच्छल तारा टूट गया होगा, अस्फाकुल्ला
जनता की आंखों में लावा फूट गया होगा, आजादी पर मरने वाला टोला भी रोया होगा, इंकलाब का रंग बसंती चोला भी रोया होगा, आजादी पर मरने वाला टोला भी रोया होगा, इंकलाब का रंग बसंती चोला भी रोया होगा, चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी। 4 लाइन मन से सुनना, अच्छा लगे तो तालियां उठाना। चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनर धानी, एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी, क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी, क्या ये ही सुनने की खातिर और 4 लाइन सुनना साहब, मन करे तो जी भर के दाद देना। चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी, जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे, जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे, कहीं स्वर्ग में शेखर जी के बाजू फड़क गए होंगे, शायद पल दो पल को उनकी निदिया जाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा। आधी मिनट में सुनाता हूं क्या थे शेखर, ये शशिकांत ने बताया। सबसे बड़ी बात है, देश का एकमात्र प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी जो शहीद चंद्रशेखर आजाद के गांव गए भाबरा, बाकी किसी को जाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। सल्यूट करते हैं हम उनको। सुनना, शेखर महायज्ञ का नायक। आधी मिनट में बताता हूं शेखर क्या है। 2 बातें ऐसी बताता हूं जो आपने शायद नहीं पढ़ी होंगी। 700 लोगों को अंग्रेजों ने नौकरी केवल इस बात की दे रखी थी कि आजाद को पहचान लें। आजाद को पहचानने के नाम पर 700 लोग ब्रिटिश पुलिस में नौकरी करते थे। और मैंने जिसलिए कविता लिखी, में जब आजाद पर पढ़ रहा था पूरा उनका साहित्य, तो मुझे एक वाक्य ऐसा पढ़ने को मिला आजाद के मुंह से निकला हुआ जो दुनिया में किसी के मुंह से निकला ही नहीं। गरीब माँ बाप थे आजाद के, इकलौता बेटा था, माँ बाप गरीबी में जी रहे थे, वो सरकारी खजाने लूटते थे, जो पैसा होता था उनकी संदूक में होता था, चाबी उनके पास रहती थी। एक दिन गांव के किसी आदमी ने छुपते छुपाते पहुंचकर यह कहा कि शेखर, तेरे माता पिता की हालत क्या जानते हो क्या? घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, भूखे मरने की नौबत है, तुम्हारी संदूक में पैसा है यार, इतना तो घर भेज दो कि माँ बाप रोटी खा लें। तो चंद्रशेखर आजाद 2 वाक्य बोले, एक वाक्य आंख में आंसू भरकर और एक आंख लाल करके। आंसू भरकर तो यह कहा कि माता पिता क्या सिर्फ मेरे हैं और क्रांतिकारियों के नहीं हैं? और दूसरी पल आंख लाल करके कहा कि इस संदूक में से तो 1 पैसा दूंगा नहीं, और तुम गांव वालों मेरे माता पिता को रोटी नहीं खिला सको तो मुझे बताना, मैं किसी दिन रात के अंधेरे में आऊंगा और अपने पिस्तौल की 2 गोली दोनों के सीने में उतार के चलाऊंगा। उसको गाली देगी राजनीति और सुन लेंगे सब लोग। तब सुनिए, शेखर महायज्ञ का नायक, गौरव भारत भूखा है, जिसका भारत की जनता से रिश्ता आज लहू का है, जिसके जीवन के दर्शन ने हिम्मत को परिभाषा दी, जिसके पिस्टल की गोली ने इंकलाब को भाषा दी, जिसने धरा गुलामी वाली क्रांति निकेतन कर डाली, आजादी के हवन कुंड में अग्नि चेतन कर डाली, जिसके कारण त्याग अलौकिक माता के आंगन में था, इकलौता बेटा होकर भी आजादी के रन में था, जिसको खूनी मेहंदी से भी देह रचाना आता था, आजादी का योद्धा केवल चले चबे ना खाता था, अब तो नेता पर्वत सड़कें शहरों को खा जाते हैं और पुलों के शिलान्यास में नहरों को खा जाते हैं, अब तो नेता पर्वत सड़कें शहरों। आजादी के कारण जो गोरों से बहुत लड़ी है जी, दाद देना मुझे जी भरकर अगली पंक्ति पर, आजादी के कारण जो गोरों से बहुत लड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत बड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत। और साहब एक छंद सुनना, इसलिए सुना रहा हूं, मैंने तभी लिखा था, सांसद जी आपको समर्पित करता हूं, बुरा मत मानना। नहीं सुनी गई मेरी बात, आपके समर्थन से थी वो मुख्यमंत्री, अपने आप नहीं थी, और मेरी ईमानदारी लगे तो उतनी तालियां बजाना जितनी अब तक बचा रहे हो।
जो भारत माँ की संसद, जो भारत माँ के संसद के गाने गाने वाले हैं, जो भारत माँ की मर्यादा जीवन गाने वाले हैं, राष्ट्रवाद की गरिमा गौरव ज्ञान सिखाने वाले हैं, जो छोटी छोटी बातों पर संसद में अड़ जाते हैं, श्री राम मंदिर मुद्दे पर सड़कों पर लड़ जाते हैं, 60 दिनों तक रथ लेकर जो 60 दिनों तक रथ लेकर जो तीर्थ यात्रा घूमे थे, आजादी की यादों के पत्थर पूजे थे, चूमे थे, इस घटना पर चुप बैठे थे, सबके मुंह पर ताले थे, तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा जो तुम हिम्मत वाले थे, तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा जो तुम। और 2 लाइन आशीर्वाद चाहते हैं आपका, मैं देखना चाहता हूं कितना प्यार करते हैं आप कवि को, केवल कवि के रूप में सुनना मुझे। तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा जो तुम हिम्मत वाले थे, तुम सत्ता में शामिल थे 2 टूक डांट भी सकते थे, तुम सत्ता में शामिल थे 2 टूक डांट भी सकते थे, जो जीव शहीदों पर थूके वो जीभ काट भी सकते थे, जीव शहीदों पर थूके वो जी। अंतिम छंद सुनना, जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, जिन बेटों ने आजादी के लिए कहानी दे डाली, आजादी के हवन कुंड के लिए जवानी दे डाली, दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं, वे देवों की लोग। मेरे जीवन की कविता की अच्छी पंक्तियां सुनना है। वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, वे सतरंगी इंद्रधनुष के रंग बने बैठे होंगे, उन बेटों की याद भुलाने की नादानी मत करना, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी मत करना, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी मत करना, जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है, उनका नाम जुबां पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना, जो धरती में मस्तक बोकर चले गए, दाग गुलामी वाला धोकर चले गए, मैं उनकी पूजा की खातिर जीवन भर गा सकता हूँ, मैं सूरज का बेटा तम के गीत नहीं गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की खत्म कर दो, कारगिल पढ़ दो, खत्म कर दो। हमारे सांसद जी ने माया मंडल में शपथ लेने से इनकार कर दिया। क्या? अच्छा, ये मुझे और अभी सूचना मिली है, हमारे सांसद जी उन दिनों विधायक थे और उन्होंने उनके मंत्रिमंडल में शपथ लेने से मना कर दिया था। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, नतमस्तक होता हूँ आपके सामने, ये मुझे अभी बताया। 5 मिनट और सुन सकते हैं कि अपने, केवल 5 मिनट, एक भी नहीं उठे तो मैं केवल 4.5 मिनट की एक कविता सुनाना चाहता हूँ। सुनाऊं साहब? एक बार जरा ताली बजाइए, जोरदार। कारगिल विषय पर और शहीदों की शहादत को समर्पित एक ऐसी कविता जो शहीदी महापर्व इन दिनों चल रहा है और पहली बार हिंदुस्तान ने उस पर्व को जीने की जो संकल्प व्यक्त किया है, मैंने विशेष रूप से आग्रह किया डॉक्टर हरिओम पवार जी से। देखिए 4.5 मिनट मांग रहा हूं मैं आपसे बस। जी जी भैया पानी की 1-2 बोतलें ऊपर भेज दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब उनको पैसे याद आ रहे होंगे ना जो मैंने लिए। सांसद जी, मेरे कोई खर्चे नहीं है, मुझे इतनी पेंशन मिलती है उससे मेरी रोटी चल जाती है, किचन चल जाती है, लेकिन जो पैसा देते हैं आप, मैंने आज तक मांगा नहीं है ट्रस्ट के लिए, लेकिन मेरा ट्रस्ट केवल गरीब बच्चों की पढ़ाई और मेरठ कॉलेज में लॉ में जितने बच्चे पढ़ते हैं उनकी सब, किसी को भी किताब और फीस चाहिए मेरठ कॉलेज में लॉ पढ़ने वाले को, क्योंकि मैं वहां प्रोफेसर रहा हूं, मेरे ट्रस्ट से उसकी व्यवस्था होती है। आज तक हमने किसी को मना नहीं किया, जो घर आ गया उसकी मदद की। भगवान राम हमारे रक्षक देवता हैं। सनातन वालों, सनातन की चिंता करना छोड़ दो। जब तक इस धरती पर भारत में रामलीलाएं होती रहेंगी, सनातन को कोई आंच नहीं आ सकती, आ ही नहीं सकती। एक बाप बेटी जा रहे थे किसी रास्ते पर, उनको तेज बाढ़ का पानी मिल गया। मैं थोड़ी ज्ञान की बातें बताता हूं, फिर एक 4.5 मिनट की कविता सुनाऊंगा। आ जाओ आर्यपुत्र, आ जाओ, अभी आ रहे हो? मैं पहला कवि हूं। नहीं नहीं, ये 2 बेटियां फंस गई,
अगर आपको भी जाना हो तो आप जा सकते हैं। नहीं नहीं, कहाँ जाना है हमको? नहीं जाना? उन दोनों की भी थोड़ी हुई है अभी। भगवान करे उनको अच्छे पति मिले, ऐसे ना मिले जो पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं, क्या क्या करते रहते हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं। दोनों की इंदौर में करूंगा शादी। इंदौर तो क्या, मध्य प्रदेश में ही मत करना। बाप बेटी जा रहे थे, रास्ते में तेज बाढ़ का पानी मिला, दोनों डरे कैसे पार करेंगे। तो पिता ने हिम्मत करके कहा कि बेटी डरो मत, मेरी बाजू पकड़ लो, मेरा हाथ पकड़ लो, हम बाढ़ के पानी से पार निकलेंगे। बेटी ने तुरंत कहा कि पापा मैं आपके हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ो। समझिए, पिता ने कहा क्या फर्क पड़ता है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा या मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा। बेटी ने कहा पापा बहुत फर्क पड़ता है। समझ जाओ तो ताली उठाना। बेटी ने कहा पापा बहुत फर्क पड़ता है, मैं किसी मजबूरी में, अपने स्वार्थ में आपका हाथ छोड़ भी सकती हूं, लेकिन एक बाप अपनी बेटी का हाथ किसी हाल में कभी छोड़ नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता। एक पिंजरे में पालतू तोता था किसी के पास। एक दिन मालिक ने तोते से कहा मैं पड़ोसी गांव जा रहा हूं, तेरा शाम तक का खाना मैंने रख दिया है, खा लेना। तोता बोला मालिक उस गांव में मेरे गुरुजी रहते हैं। मालिक बोला तो मैं क्या करूं। बोले उस गांव में जा रहे हो तो मेरे गुरुजी को मेरी राम राम तो बोल सकते हो। मालिक ने कहा मिलेगा तो बोल दूंगा। मालिक पड़ोसी गांव गया, जाके बोला मेरे पिंजरे में एक पालतू तोता है, कोई यहां उसका गुरु है क्या। एक बूढ़ा तोता उठ के आया, उसने कहा मैं हूं। तो उसने कहा तो मेरे पालतू तोते ने तुमको राम राम भेजी है। बूढ़े तोते ने सुना और मर गया। मालिक लौट के आया, तोते ने आते ही पूछा मेरे गुरु मिले। मालिक बोला काय का तेरा गुरु, तेरी राम राम बोली वो तो सुनते ही मर गया। इतना सुनते ही पिंजरे का तोता भी मर गया। अब समझना मैं कहना क्या चाहता हूं, पिंजरे का तोता भी मर गया। जब मालिक ने पिंजरा खोला तो तोते की आत्मा कहती चली गई कि मालिक तुम समझे नहीं, मेरे गुरु ने मेरे लिए इशारा कर दिया, संदेश भेज दिया कि जिसको आजाद होना है उसे मरना आना चाहिए। भगवान राम हमारे रक्षक देवता हैं, भगवान कृष्ण हमारे रक्षक देवता हैं, लेकिन सब मैं हाथ जोड़कर सर झुकाकर यह कहता हूं कि उनको मैंने नहीं देखा। क्या बात? मैंने नहीं देखा। ये दर्शन, ये सब हमारी भावनात्मक अनुभूतियां हैं। ए भैया, बैठ जाओ। यूक्रेन की तरफ हो कि रूस की? बोलो क्यों रहा है? जो मैं कह रहा हूं अगर आप समर्थन कर सके तो जी भर के करना। मैंने भी देखे हैं रक्षक देवता, मैंने वो रक्षक देवता देखे हैं जो वर्दी पहनकर सीमा पर खड़े हैं और हमारी रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, वो भी रक्षक देवता है। मैं उन्हीं के ऊपर एक कविता सुना रहा हूं आपको, श्रद्धांजलि की। करगिल में, मेरठ में एक बेटा, ये अमित जी बात कर रहे हैं ना सांसद जी से जी? अच्छा अमित जी, अमित जी थोड़ी देर और बैठ जाओ, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट। कैप्टन मनोज तलवार नाम का एक सैनिक शहीद हुआ करगिल में, उसका पार्थिव शरीर मेरठ आया। अंतिम संस्कार में भारी भीड़ थी, मैं भी गया, पीछे भीड़ में मैं भी खड़ा था। भीड़ में खड़े होकर भीगी पलकों से मैंने कविता लिखी। आप किनकी सिक्योरिटी में जो जा रहे हैं? चले और तेज चले और अपनी स्टैन गन को कंधे पर लादते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वो बाउंड्री लाइन के बाहर जाने का प्रयास कर रहे हैं। और वो कुछ देर के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर निकल जाएंगे और 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। ये मनिका बेटिया को मैं आजकल सुनता हूँ फेसबुक पर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभी लगता है कि एक एक पंक्ति में उसने एक एक कहानी, एक एक बड़ा उपन्यास लिखा है। अद्भुत है। पूरा घर तुम्हारा, एक थोड़ी सी क्या कोना है मेरा, एक कोना, पूरा घर तुम्हारा। इससे बड़ा समर्पण भारतीय नारी कर सकती है और दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मन से कविता सुन लीजिए। मैंने 50 साल हो गए मुझे मंचों पर। साहब आपको पता है कि नहीं, मणिका हमारे उस परिवार की बेटी है जिस परिवार में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का कई बार विश्राम हुआ। उस परिवार में मतलब बहुत प्रतिष्ठित हमारे क्षेत्र का एक
राजनीतिक परिवार है जिस परिवार में अटल जी का स्वतः आना जाना था। एक बार मणिका को अगर हरिओम पवार जी ने आशीर्वाद दिया, ये उनके लिए पद्मश्री। मैं प्रशंसक, एक बार जरा जोरदार तालियां बजाइए। मैं जिसका प्रशंसक नहीं हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं शब्द की देवी के अपमान में मैं जीवन में कभी नहीं बोला। जो मुझे पसंद नहीं है, कई बार तो मैं खुद को पसंद नहीं करता। विश्वास कीजिए, मैं खुद से नाराज रहता हूं। मेरी उम्र भर मैं अपने से नाराज रहा हूं। छोटा सा गीत है, मैंने 50 साल आंसू की आग गाई है। भैया चाय थोड़ी देर बंद कर दो, 5 मिनट के लिए, बस 5 मिनट के लिए बंद कर लो। मान जाओ प्लीज, मान जाओ। 50 साल मैंने आंसू की आग गाई है। मेरी एक कविता है, केवल एक, जो मेरी आग के आंसू हैं। आग के आंसू, वाक्य समझिएगा आप। क्या कुछ कह रहे हैं? मैं गीतकार नहीं हूं। गीतकार हमारी साक्षी बेटिया है, मनिका है, हमारा प्रियांशु भी बहुत श्रेष्ठ गीतकार है, शशिकांत ने भी गीत लिखे हैं, सब लोग गीत लिखते हैं, लेकिन मैं गीतकार नहीं हूं। मैं चीख चिल्लाहट का कवि हूं। मेरा दृष्टिकोण है ये कि मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। कितने ही पहरे बैठा दो मेरी क्रुद्ध निगाहों पर, मैं चीखूंगा चिल्लाऊंगा जनगण मन की आहों पर। धरती पर राष्ट्रवाद की मैं एक कहानी हूं। इस धरती पर इंकलाब की केवल एक कहानी हूं। लिखते लिखते अंगारा हूं, गाते गाते पानी हूं। ये मेरी जिंदगी है। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की यमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे। टूटी चूड़ी धुला महावर, रूठा कंगन हाथों का कोई मोल नहीं दे सकता। बासंती जज्बातों का कोई मोल नहीं। वाह, सचमुच मेरा जिंदगी भर की कमाई है ये। क्या बात है दादू? सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, शाल दुशाला चंदन मेरी भूख नहीं। राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने। पद्म पुरस्कारों की चाह नहीं करता, दरबारों की मैं परवाह नहीं करता, दरबारों की मैं परवाह नहीं करता। झोपड़ियों से लाल किले तक जाता हूं, भूखे भिखमंगे बच्चों को गाता हूं, लेकिन कवि का दरबारों में शीश नहीं झुकने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। मैं केशव का 5 जन्म भी, टूटी चूड़ी धुला महावर, रूठा कंगन हाथों का कोई मोल नहीं दे सकता। बसंती जज्बातों का जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया। एक पल का एहसास जीना मेरे बात साथ, ताली बजाना मत बजाना, एहसास से मेरे साथ होना। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट। और साहब सांसद जी, आपके सामने सर झुका के जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति पढ़ता हूं। मैंने एक पंक्ति अच्छी लिखी है आज तक, बस मैं एक पंक्ति का कवि मानता हूं अपने को। और हिंदी मैंने सचमुच नहीं पढ़ी, मैं हिंदी का कभी विद्यार्थी नहीं रहा। मैं तो संयोग से कवि हुआ, जेपी आंदोलन की कोख से पैदा हुआ कवि हूं मैं। जेपी आंदोलन की कोख से 2 चीजें पैदा हुई थी, जनता पार्टी और हरिओम पंवार। जनता पार्टी का मुझे पता नहीं है, हरिओम पंवार सांसद जी के बुलावे पे आपके सामने बैठा हुआ है।
मन से सुनिए, ऐसी एक पंक्ति और लिख पाऊं इसके लिए दुआएं देना मुझे। मैं अपने जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति अयोध्या के लल्लू जी के सांसद जी के इस कवि सम्मेलन को समर्पित करता हूं, आपके चरणों में समर्पित करता हूं। सुनना। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी, उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर। सत्य घटना पर लिखी मैंने कविता। एक बिटिया पढ़ती थी, मेरी विद्यार्थी थी, जो एक फौजी उसका दोस्त था। दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे, घर वालों को बताने से डरते थे। मैं जानता था और मुझ पर जिम्मेदारी डाल रखी थी कि सर आप मनाओगे हमारे घर वालों को। वो लड़की एक दिन अपने प्रेमी के नाम की मेहंदी रचाती है और उसी दिन खबर आती है कि वो शहीद हो गया। गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का, सारे संसार में, किसी भी मुल्क के किसी भी मजहब में स्त्री अर्थी को कंधा नहीं देती, फिल्मों को छोड़कर। फिल्मों में तो कोई भी कुछ कर सकता है। भरतपुर राजस्थान में जिला है, उसके पास एक गांव है अजान। ये सत्य घटना है, कल्पना नहीं है। वहां का एक बेटा शहीद हुआ, वीरेंद्र सिंह। सेना उसका पार्थिव शरीर लेके आई। उसकी पत्नी ने गांव वालों की मर्जी के खिलाफ, सेना के अफसरों की मर्जी के खिलाफ शादी के दिन वाले कपड़े पहने और शमशान घाट तक अपने पति की अर्थी को कंधा दिया। ये दुनिया की पहली घटना थी जब कोई औरत अर्थी को कंधा दे रही थी। मैंने एक लाइन लिखी है, सुनना। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, कल्पना करो कैसे लड़ते होंगे -48 और +48 में। और समय एक छोटी सी बात कहता हूं, दुनिया का अमीर से अमीर आदमी, भारत के भी छोड़ो, अडानी अंबानी को छोड़ो, वो बिल गेट्स वगैरह कौन कौन है, वो दुनिया का कोई अमीर आदमी किसी से कहे कि मैं तुमको जितने चाहो पैसे दूंगा, 10 करोड़ महीना, 50 करोड़ महीना, लेकिन तुमको मेरे लिए मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा मेरे लिए, कोई करेगा नौकरी? फौजी करता है, फौजी करता है। वो जानता है कि देश के लिए मरना पड़ेगा, फिर भी एक सीमित सी तनख्वाह में नौकरी करता है। तब सुनिए, जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गरम दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की। 8 लाइन बाकी है, मैं कविता खत्म करता हूं, उससे पहले हाथ जोड़कर मेरे 2 निवेदन सुन लीजिए। जिस भी दिन इस कविता को पढ़ता हूं मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, डिबेट में हूं, टीवी पर हूं, किसी भी भाग कहीं भी ले रहा हूं, मैं निवेदन करता हूं। 2, आपके आसपास 20-25 किलोमीटर में कोई ऐसा परिवार हो जिसने देश के लिए कभी शहादत दी हो। 62 से लेके आज तक अगर किसी परिवार का कोई बच्चा, कोई बेटा देश के लिए कुर्बान हुआ है और आप जानते हैं कि इस परिवार में कोई है, तो साल में एक बार एक मिठाई का डिब्बा और फूल की 2 माला लेकर के उसके घर जाना प्रारंभ कीजिएगा। वो परिवार ना भूल जाए कि देश नहीं भूला है उसको, देश नहीं भूला है उसको। और एक मेरा दूसरा अनुरोध है, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, आप स्टेशन बैठे हैं, बस अड्डे बैठे हैं, रेलवे स्टेशन बैठे हैं, हवाई अड्डे पर बैठे हैं, आप बैठे हैं
और आपके सामने से कोई फौजी गुजर रहा है जिसने वर्दी पहन रखी है, चाहे नेवी का है, चाहे एयरफोर्स का है, चाहे आर्मी का है, अगर आप बैठे हुए हैं और आपके सामने से गुजर रहा है कोई सैनिक वर्दी में, तो खड़े होकर दो ताली बजा दो, सैनिक को एहसास कराओ कि देश उसकी कमर पर खड़ा हुआ है, देश उसके साथ है। ये मेरे 2 निवेदन है, 10 लाइन में और पढ़ता हूं, सुनना। क्या ये देश चाय बंद नहीं करोगे मेरे कहने के बाद भी? और मैं चाय वाले से ज्यादा कह नहीं सकता, तुम जानते हो ना, मैं चाय वालों से कुछ कह नहीं सकता, मान जाओ भाई। अच्छा देखो, ये होता है विरोधाभास। मैंने ही तो निवेदन किया था सांसद जी के सबको चाय पिलवाओ, और मैं ही रोक रहा हूं। अरे भाई मेरी गलती है, चलो अभी 2 मिनट बाद सब चाय पी के जाना, सबको मिलेगी, सुनिएगा। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं? क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं? अपना खून बहा कर टीका सरहद पर कर जाते हैं। कोई युद्ध वतन के खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन के खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं, उसकी संतति को। आखिरी लाइन सुन लो। मेरे घर में नेता बहुत हैं सांसद जी, बचपन में पीटते थे, अब डांटते हैं, तो मैं भी बदला तो निकालता ही रहता हूं। तो मैं एक लाइन ऐसे लिखना चाहता था नेता पर कि इतनी कठोर हो जिससे ज्यादा कोई पढ़ा लिखा आदमी उससे ज्यादा कठोर भाषा नहीं बोल सकता। और मैं ये भी चालाकी चाहता था कि कोई सामने बैठे हो तो उनकी समझ में ना आए, और समझ में भी आए तो इतनी देर में आए जब तक मैं निकल लूं। तो 4 लाइन सुनिएगा, मन से यहां विदा लेते हैं। सांसद जी, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ राम के दरबार में, राम की धरती पर, सांसद जी के संरक्षण में जो हुआ हिंदी माँ का हुआ। सब कवियों ने अच्छा पढ़ा, आप सब ने बहुत अच्छा सुना, आप सबको मैं नतमस्तक होकर सैल्यूट करता हूँ। अंतिम 4 लाइन पढ़ के सांसद जी आ जाएंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। बोलेंगे ना 1 मिनट तो? अच्छा, और कोई बोलेंगे? नहीं, सांसद जी बोलेंगे। आप ही बोलेंगे, आप आइए। सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाते हैं, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं, जिनको माँ की बलिदान। सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाते हैं, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं, जिनको माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का। सच्चा है अपना प्यार तो क्या इस जहां का डर, गुलबन के गुलिस्तां वफा में फिर खिलेंगे हम। अब बिछड़ रहे हैं कोई रंज मत करो, फिर बाहर आएंगी तो फिर मिलेंगे हम। सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सांसद जी आप आशीर्वाद दे दीजिए, धन्यवाद दे दीजिए आकर।